कंक्रीट शहरी परिदृश्य का उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना कि पेड़ एक जंगल का हिस्सा होता है। यह इतना सर्वव्यापी है कि हम शायद ही कभी इस पर ध्यान देते हैं, लेकिन इस उबाऊ ग्रे बाहरी हिस्से के नीचे जटिलता की एक छिपी हुई दुनिया है। नमस्ते, मैं टीए का होस्ट और यह है टेक्निकल अत्याचार। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि कंक्रीट क्या होता है और इसकी कहानी क्या है। कंक्रीट पृथ्वी पर सबसे बहुमुखी और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले निर्माण सामग्रियों में से एक है। यह मजबूत, टिकाऊ, कम रखरखाव वाला, आग से प्रतिरोधी, उपयोग में आसान है और इसे किसी भी आकार या रूप में ढाला जा सकता है, विशाल संरचनाओं से लेकर साधारण स्टेपिंग स्टोन तक। हालांकि इन अन्य लाभों का कोई मतलब नहीं होगा यदि ये सस्ता ना हो। बेशक अन्य सामग्रियों की तुलना में कंक्रीट एक सस्ता सौदा साबित होता है और यह समझना आसान है कि ऐसा क्यों है। यदि हम ये देखें कि यह किससे बना है, तो कंक्रीट के 4 मुख्य घटक होते हैं: पानी, रेत, बजरी और सीमेंट, यानी पानी, बालू, गिट्टी और सीमेंट। एक रेसिपी जो सोफिस्टिकेशन का आदर्श उदाहरण नहीं है। देखा जाए तो लोग स्थान के आधार पर इसे अपने ही हिसाब से मिलाकर इस्तेमाल कर रहे हैं और यह ज़्यादातर बार आशा के अनुरूप ही परफॉर्मेंस देता है। इसका एक घटक आसमान से गिरता है, यानी कि पानी, और बाकी के ज़मीन से सीधे निकलते हैं। लेकिन इन साधारण शुरुआतों से ही दुनिया के पूरे बुनियादी ढांचे की नींव रखी जाती है। वास्तव में इन 4 घटकों में से सीमेंट ही कंक्रीट का एकमात्र घटक है जिसमें कुछ जटिलता पाई जाती है। कंक्रीट में उपयोग किए जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार को ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी ओपीसी के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज के दिन सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाले सीमेंट को पीपीसी यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट कहते हैं। और इसका कारण ये है कि ओपीसी से भी सस्ता होता है। यह खनन की गई सामग्रियों, मुख्य रूप से चूना पत्थर को भट्टी में डालकर फिर उसे बारीक पाउडर में पीसकर कुछ अतिरिक्त पदार्थों के साथ बनाया जाता है। सीमेंट, ग्राउट, प्लास्टर मोर्टार और निश्चित रूप से कंक्रीट सहित कई निर्माण सामग्रियों का एक प्रमुख घटक होता है। बहुत से लोग इसे नहीं जानते होंगे, लेकिन हर बार जब आप सीमेंट कहते हैं जबकि आप वास्तव में कंक्रीट की बात कर रहे होते हैं, तो एक सिविल इंजीनियर का कैलकुलेटर बंद हो जाता है। मैं मजाक कर रहा हूँ। और अगर आपने कभी कंक्रीट का एक बैच नहीं बनाया है तो आपको अंतर न जानने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ तक कि अगर आपने कुछ कंक्रीट मिलाया है तो संभव है यह पर्सनल और कम महत्वपूर्ण निर्माण के लिए होगा, जहाँ सभी सामग्री का अनुपात पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन कंक्रीट में प्रत्येक घटक की एक विशिष्ट भूमिका होती है और सीमेंट की भूमिका कंक्रीट को तरल से ठोस में बदलने की होती है। पोर्टलैंड सीमेंट पानी के सूखने या वाष्पीकरण के माध्यम से नहीं, बल्कि एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसे हाइड्रेशन कहते हैं के माध्यम से सख्त होता है और पानी वास्तव में सख्त कंक्रीट का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि कंक्रीट को सख्त होते समय सूखने नहीं देना चाहिए और उसे लगातार गीला रखने की प्रक्रिया को ही क्यूरिंग कहा जाता है। पानी की कमी हाइड्रेशन प्रक्रिया को समय से पहले रोक सकती है, जिससे कंक्रीट अपनी पूरी मजबूती तक नहीं पहुंच पाता। वास्तव में आदर्श स्थिति तो ये होती कि पूरे कंक्रीट को सख्त होने के लिए पूरी तरह से पानी में डुबो कर रखा जाए। यह उतना ही अच्छे से और शायद बेहतर सख्त हो जाएगा जितना कि इसे सूखी स्थिति में रखा गया हो। लेकिन आप सोच रहे होंगे, अगर पानी और सीमेंट मिलकर ही ठोस बनाते हैं तो एग्रीगेट की क्या ज़रूरत है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए कंक्रीट के इस नमूने को डायमंड ब्लेड से काटकर करीब से देखते हैं। एक माइक्रो लेंस से देखें तो यह स्पष्ट होने लगता है कि कंक्रीट के अलग अलग घटक कंक्रीट में कैसे योगदान करते हैं। जाहिर है कि कोर्स एग्रीगेट के बीच के बचे हुए हिस्से में फाइन एग्रीगेट और फाइन और कोर्स एग्रीगेट के बीच के अंतराल में सीमेंट पेस्ट भर जाता है। यह एक बाइंडर के रूप में काम करता है जो अन्य सामग्रियों को
एक साथ रखता है। आप जैसे फर्नीचर को केवल लकड़ी के गोंद या फेविकोल से तो नहीं बनाते हैं। आप फेविकोल का इस्तेमाल लकड़ी को चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक बाइंडर। वैसे ही संरचनाओं को शुद्ध रूप से सीमेंट से नहीं बनाया जाता। इसके बजाय हम सस्ते भराव सामग्री, गिट्टी और बालू का उपयोग करते हैं, जिससे कंक्रीट का अधिकांश हिस्सा बनाया जा सके। यह कॉस्ट तो बचाता ही है, साथ में एग्रीगेट कंक्रीट की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को भी इम्प्रूव करता है, जैसे कि इसकी मजबूती को बढ़ाना और कंक्रीट के सख्त होने पर श्रिंकेज को कम करना है। सिविल इंजीनियरों और कंक्रीट विशेषज्ञों को कंक्रीट के घटकों के अनुपात को लेकर विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता होती है। भले ही कंक्रीट के मूल रेसिपी इसके 4 घटकों के साथ काफ़ी सरल हो, लेकिन उन घटकों के सटीक मात्रा और विशेषताओं को चुनने में बहुत जटिलता होती है। वास्तव में एक विशिष्ट कंक्रीट फार्मूला विकसित करने की प्रक्रिया को मिक्स डिजाइन कहा जाता है। हालांकि हमारे पास कंक्रीट बनाने की नॉमिनल मिक्स की भी प्रक्रिया है, जिसके बारे में मैंने पहले के वीडियो में बात की है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और मुझे यह शब्दावली पसंद है क्योंकि यह बताती है कि किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए आवश्यक गुणों और विशेषताओं वाले कंक्रीट फार्मूला को विकसित करने में कितना प्रयास लग सकता है। मिक्स डिजाइन में आप सबसे स्पष्ट नियंत्रण जो बदल सकते हैं वो है पानी की मात्रा, क्योंकि पानी होता है मुफ्त। जाहिर है आप जितना अधिक पानी अपने कंक्रीट में मिलाते हैं यह फॉर्म वर्क में उतना ही आसानी से बहता है, और यह इसे डालने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। लेकिन यह भरी हुई वर्केबिलिटी कंक्रीट की मजबूती की कीमत पर आती है, यानी ज़्यादा पानी मिक्स करने से कंक्रीट कम मजबूत हो जाता है। इस संतुलन को प्रदर्शित करने के लिए अगर हम अलग अलग मात्रा में पानी के साथ कंक्रीट बनाएं तो पहले नमूने के लिए मिश्रण को गीला करने के लिए पर्याप्त पानी का उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही सूखा है और ऐसा मिश्रण निश्चित रूप से किसी भी ढांचे में आसानी से नहीं बह पाएगा, यानी ये ढांचे का रूप आसानी से नहीं ले पाएगा। लेकिन आप इसे ढांचे के अंदर कुछ मेहनत करके कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। वास्तव में इस प्रकार के सूखे कंक्रीट मिश्रण का उपयोग रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट में किया जाता है, यानी कंक्रीट के डालने के बाद उसके ऊपर रोलर कॉम्पैक्टर से उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाए, जो बांधों के निर्माण में एक सामान्य सामग्री है। अगले 3 नमूने के लिए हमने पानी की मात्रा को बढ़ाया जब तक यह लगभग कंक्रीट का सूप नहीं बन गया। कंक्रीट को सख्त होने के लिए 1 हफ्ते बाद हमने नमूनों को सांचे से बाहर निकाला। अब यह देखने का समय है कि ये कितने मजबूत हैं। वास्तव में निर्माण परियोजनाओं में कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का परीक्षण लगभग इसी तरह किया जाता है। जाहिर है कि मैं परीक्षण प्रयोगशाला नहीं चला रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह हमें यह दिखाने के लिए पर्याप्त अच्छे परिणाम देगा कि पानी की मात्रा कंक्रीट के मजबूती को कैसे प्रभावित करती है। प्रत्येक मिश्रण के 3 क्यूब बनाए गए और प्रत्येक को तोड़ा गया, यह देखते हुए कि टूटने के समय क्यूब कितना दबाव झेल रहा था। हमने उन नमूनों से शुरुआत की जिनमें सबसे अधिक पानी का उपयोग किया गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि इसे तोड़ने में लगभग कोई दबाव नहीं लगा, औसतन लगभग 5 MPa। आप देख सकते हैं कि सख्त होने के 1 हफ्ते बाद भी कंक्रीट कितना झरझरा है। उस सारा पानी सीमेंट के पेस्ट को बहुत ज़्यादा पतला कर चुका था। अगले 2 नमूनों ने प्रीमिक्स कंक्रीट बनाने के लिए सुझाई गई पानी की मात्रा का उपयोग किया गया। ये कहीं अधिक मजबूत थे। पानी की मात्रा की सीमा के उच्च और निम्न छोर के लिए औसतन 11 MPa और 15 MPa पर टूटे, और वास्तव में देख सकते हैं कि कंक्रीट के टूटने में क्या अंतर है। अंत में हमने उन नमूनों को तोड़ा जिनमें मिश्रण में सबसे कम पानी डाला गया था। आप देख सकते हैं कि ये नमूने कितने खुरदरे थे, क्योंकि कंक्रीट के सांचों में आसानी से बहने के लिए पर्याप्त पानी नहीं था। लेकिन चारों में सबसे खराब दिखने के बावजूद ये सबसे मजबूत नमूने थे। औसतन लगभग 20 MPa पर टूटे। इस दृश्य में आप देख सकते हैं कि क्यूब के फेल होने से पहले दरार कैसे फैल रही है। यह केवल दिखाने के लिए है
कि कंक्रीट के गुणों के लिए मिक्स डिजाइन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। पानी की मात्रा में मामूली बदलाव भी कंक्रीट के मजबूती पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। अगर वर्केबिलिटी और कंक्रीट की सरफेस फिनिश को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो यह कहना सही होगा कि मैं इस वीडियो में कंक्रीट के ज्ञान के केवल सतह को ही छू पा रहा हूँ। कंक्रीट के विषय में इतनी जटिलता है क्योंकि इसके बहुत सारे उपयोग हैं। गगनचुंबी इमारतों से लेकर डोर स्टेप और इसके बीच की हर चीज़ तक। अगर आप और ज़्यादा ज्ञान पाने के इच्छुक हैं तो मेरे चैनल पे बहुत से कंक्रीट के बारे में वीडियो अपलोडेड हैं जिसे आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वास्तव में चाहें आप कहीं भी हो, आप शायद ही कंक्रीट से कुछ फीट की अधिक दूरी पर होते हैं। यह तथ्य मेरे लिए अजीब तरह का बड़ा संतावना का स्रोत है, लेकिन मैंने हमारी आधुनिक समाज की नींव को जनमानस को समझाने में 15 मिनट से कम का समय लिया है। इसलिए मैं अगले कुछ वीडियो को कंक्रीट के विषय में गहराई से समर्पित कर रहा हूँ, जो किसी को भी कंक्रीट के बारे में ज्ञान बढ़ा सके। अगला वीडियो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में होगा। अगर आपके पास कंक्रीट के बारे में सवाल हैं तो उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में डालें और शायद मैं उन्हें अगले वीडियो में शामिल कर सकूं। देखने के लिए धन्यवाद और मुझे बताएं कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं।